तो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस ने जो 50% टैरिफ्स लगाए हैं इंडिया पर, उसी की वजह से यूनियन कैबिनेट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को जो है अप्रूवल दिया है। 25,000 करोड़ प्लस का ये मिशन है, ताकि इंडिया की एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस को स्ट्रेंथन किया जा सके। यूएस जो इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, उन्होंने 50% टैरिफ्स हमारे पर लगाए हैं, और इंडिया के एक्सपोर्ट जो यूएस को हैं वो 12% डिक्लाइन हुए हैं सितंबर 2025 में। टेक्सटाइल और एपरल एक्सपोर्ट जो है, जिसमें कि 28% जो यूएस में ही जाता है, वो 10% से ज़्यादा जो है वो डिक्लाइन हुआ है। गवर्नमेंट का ये एक तरह से स्ट्रेटजिक रिस्पॉन्स है ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ताकि एम्प्लॉयमेंट को सेफ गार्ड किया जा सके, एक्सपोर्ट मोमेंटम मेंटेन किया जा सके और न्यू मार्केट्स में एंटर किया जा सके। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्रेडिट अवेलेबिलिटी एनहेंस करना, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर्स के लिए कम करना, नॉन टैरिफ बैरियर्स को एड्रेस करना। तो डीजीएफटी जो है वो मैनेज करेगा इस मिशन को, जो कि दो सब स्कीम्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पहला है निर्यात प्रोत्साहन, जिसमें फाइनेंशियल इंटरवेंशंस पर फोकस रहेगा, जैसे कि इंटरेस्ट सबवेंशन, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, क्रेडिट गारंटीज, क्रेडिट कार्ड फॉर ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स, क्रेडिट एनहांसमेंट। ठीक है। फिर जैसे ही निर्यात दिशा है, वो नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशंस पर फोकस करेगा, जैसे इंटरनेशनल ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ट्रेड फेयर्स, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, इनलैंड ट्रांसपोर्ट रीइंबर्समेंट। अब ये जो मिशन है, ये डिजिटली ड्रिवन, कॉम्प्रिहेंसिव और फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क होगा, ताकि कंटेम्प्रेरी ट्रेड नीड्स और को जो है वो मीट किया जा सके। तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल और कोलेटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे इसमें, 20% तक की सैंक्शन लिमिट को के एक्सपोर्टर्स को। 100% गारंटी दी जाएगी क्रेडिट की एनसीजीटीसी द्वारा। ठीक है। अब इंडस्ट्री ने इस मिशन को वेलकम किया है। उन्होंने प्रेज किया है कि ये यूनिफाइड फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फ्रेमवर्क जो है हेल्पफुल रहेगा। और अगर हम देखें तो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट जो है वो 5.19% जो है वो अप्रैल से अगस्त 2025 के पीरियड में ग्रो हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है कि रेड फोर्ट का जो ब्लास्ट था वो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के थ्रू किया गया था, जिसको डेटोनेटर से कंबाइन किया गया। तो अब ये एएनएफओ होता क्या है? ये एक वाइडली यूज फर्टिलाइजर है, बट ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर भी होता है, जो कि इंटेंस हाई टेम्परेचर एक्सप्लोजन्स कर सकता है अगर इसको राइट सब्सटेंसेस से कंबाइन किया जाए। तो ये खुद तो जो है एक्सप्लोड नहीं होता, इसलिए इसको एक वॉलेटाइल सेकेंडरी मटेरियल चाहिए होता है, जैसे फ्यूल ऑयल। और ट्रिगर किया जाता है ये एक्सटर्नल डेटोनेशन द्वारा, जो कि एक्सट्रीमली हाई हीट जनरेट करता है। लेकिन इसको अगर आप याद रखो, हाई टेम्परेचर से एक्सपोज किया जाए या कोई स्ट्रॉन्ग शॉक दिया जाए, तो ये वायलेंटली डिकम्पोज हो जाता है और एक्सप्लोड हो जाता है, इवन किसी फ्यूल के बिना भी। तो एएनएफओ जो है वो ईजी है, इनएक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस है, और इसको माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में कॉमनली यूज भी किया जाता है। ठीक है। और अब कैसे इन्वेस्टिगेटर्स कंफर्म करते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट का ही यूज़ किया गया है ब्लास्ट में? क्योंकि अगर ब्लास्ट साइट को अगर हम वॉश भी कर दें, तो भी इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो अमोनियम नाइट्रेट को रेजिडुअल पार्टिकल्स के थ्रू जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। एएनएफओ एक्सप्लोजन से नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसी गैसेज रिलीज होती हैं, लेकिन अनबर्नड अमोनियम नाइट्रेट पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल हो जाते हैं विंडोज़ पर, व्हीकल पार्ट्स पर, रोड सर्फेसिस पर, डस्ट पर और क्लोथिंग पर। अब अमोनियम नाइट्रेट जो है एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया जाता है, और ये बहुत ही सेफ होता है। लेकिन इसको इंटेंशनली कन्वर्ट किया जाता है ब्लास्ट के लिए, एक्सप्लोजिव बनाने के लिए, और उसके लिए उसमें फ्यूल ऑयल ऐड किया जाता है। अब इंडिया जो है स्ट्रिक्टली रेगुलेट करता है सेल और पोजेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट को। ठीक है। 2012 के रूल्स के हिसाब से, जिनको 2021 में अपडेट भी किया गया है, कोई भी मिक्सचर जिसमें 45% से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट है उसको लीगली एक्सप्लोजिव ही कहा जाता है। अगर 30 मेट्रिक टन्स तक का ये अमोनियम नाइट्रेट रखना है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होती है, और अगर उससे ज़्यादा क्वांटिटी का रखना है तो पैसों की जो है वो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन पीसो की जो है वो अप्रूवल चाहिए होता है। बायर्स को बताना पड़ता है कि क्यों चाहिए उन्हें वो केमिकल, और सभी तरह की लाइसेंस्ड ट्रांजैक्शन जो है वो पीसो जो है वो सिस्टम फॉर एक्सप्लोजिव ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग के थ्रू ट्रैक करता रहता है। ठीक है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट सब जो है उसके लिए लाइसेंसेस चाहिए होते हैं पीसो से।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं दृष्टि सिस्टम। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन रेलवेज प्लान कर रहा है इंस्टॉल करना एक न्यू एआई बेस्ड लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम जिसका नाम है दृष्टि। दृष्टि एक एआई बेस्ड फ्रेट वैगन लॉकिंग मॉनिटरी सिस्टम है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो है उसने हैंड्स ज्वाइन किए हैं आईआईटी गुवाहाटी के साथ इसको बनाने के लिए। तो दृष्टि सिस्टम जो है ये ऑपरेशनल चैलेंजेस जो आते हैं अनलॉक्ड या टेम्पर्ड डोर्स को मूविंग फ्रेट वैगन्स में आइडेंटिफाई करने के लिए उसको एड्रेस करना चाहता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है ये देता है, एनॉमलीज डिटेक्ट करता है डोर लॉकिंग मैकेनिज्म्स में, और एआई पावर्ड कैमराज और सेंसर्स का यूज़ करके ये जो है डोर पोजीशंस और लॉकिंग कंडीशंस को एनालाइज करता है। और एडवांस कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के थ्रू ये डिटेक्शन पर्पजेज के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा है कि जो ये प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट है इसको अमेंड करने वाले हैं हम। ये एक स्टेचुटरी बॉडी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देना प्लांट ब्रीडर्स को इनोवेशंस के लिए, रिकॉग्नाइज करना, रिवॉर्ड करना फार्मर्स और उनकी कम्युनिटीज़ को ताकि वो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। फार्मर्स के राइट टू सेव, यूज, सो, रीसो, एक्सचेंज, शेयर करना, सेल, ताकि वो सीड ऑफ रजिस्टर्ड वैरायटीज जो है वो सेल कर सकें। ठीक है। एनकरेज करना रिसर्च और इनोवेशन प्लांट ब्रीडिंग और एग्रीकल्चर में, मेंटेन करना नेशनल रजिस्टर ऑफ प्लांट वैरायटीज का, ये सब जो है काम इसी के ही है। ठीक है। अब इस बॉडी में एक चेयरपर्सन होते हैं और जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, और इसमें 15 मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है। तो अगर इसके हम फंक्शंस देखें तो रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू प्लांट वैराइटीज, प्रेजर्वेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, कैटलॉगिंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है, सारी वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ये सब इसके फंक्शंस हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वेनेडियम। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर जो है उन्होंने इंडिया का फर्स्ट MWH मेगावाट आर स्केल वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम लॉन्च किया है या फिर इनॉग्रेट किया है। तो ये केमिकल एलिमेंट होता है वेनेडियम का वी, सिल्वर ग्रे डक्टाइल और मेलिएबल मेटेलिक एलिमेंट है, हार्डर है दैन मोस्ट मेटल्स और गुड कोरोजन रेजिस्टेंस भी होता है इसमें। इसको ये कई तरह के मिनरल्स, कोल और पेट्रोलियम के साथ कंबाइंड पाया जाता है। 60 डिफरेंट मिनरल्स में पाया जाता है। लार्जेस्ट रिसोर्सेज जो है इसके साउथ अफ्रीका और रशिया में है। तो इसको यूज़ कहाँ किया जाता है? अलॉइंग एलिमेंट की तरह स्टील में और बाकी के मेटल्स में, वेनेडियम फ्लो बैटरीज बनाकर रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज करने के लिए, और एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ किया जाता है कई तरह के केमिकल रिएक्शंस में, जैसे प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इवन कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, और इवन कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में, जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़ और हाई कोलेस्ट्रॉल, उसमें भी यूज़ किया जाता है इसे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं विटामिन डी। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन डी डोजिंग से देखा गया है कि हार्ट अटैक्स में 52% तक का डिक्लाइन हो सकता है। तो विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि नेचुरली कुछ फ्यू फूड्स में पाया जाता है, और ये एंडोजिनसली जो है अल्ट्रा प्रोड्यूस होता है बॉडी में जब यूवी रेज सनलाइट्स की स्किन को स्ट्राइक करके विटामिन डी का सिंथेसिस करती हैं। जब सनलाइट होती है तो विटामिन डी जो है वो स्टोर हो जाता है फैट में और रिलीज होता है जब सनलाइट नहीं होती। बहुत ही कम फूड्स हैं जिनमें नेचुरली ये पाया जाता है। और विटामिन डी जो है आपको पता है कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में और एडिक्वेट लेवल ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस ब्लड में इंश्योर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो बोन्स जो है वो थिन, ब्रिटल या मिसहैपन हो सकता है उसमें। ठीक है। तो जिनमें विटामिन डी की कमी होती है वो ऑस्टियोपोरोसिस या रिकेट्स को काफ़ी प्रोन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो कुछ न्यू इंसाइट्स हमें बता रहे हैं एक्सो प्लैनेट स्टडीज़ के कि रेयर अर्थ हाइपोथेसिस की डिबेट को रीशेप कर रहे हैं वो। तो रेयर अर्थ हाइपोथेसिस क्या कहती है कि जो कॉम्प्लेक्स लाइफ है ऑन प्लैनेट्स आउटसाइड अर्थ बहुत ही मुश्किल है वो, क्योंकि यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं ऐसी लाइफ को थ्राइव होने के लिए। तो प्लैनेट की की फैक्टर्स जो होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ को, वो है प्लैनेट की लोकेशन उसकी गैलेक्सी में, टाइप एंड डिस्टेंस ऑफ स्टार, जियोलॉजिकल कैरेक्टर्स जैसे कि साइज और टेक्टोनिक एक्टिविटी, प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज मून। ये बिल्कुल उल्टा है प्रिंसिपल ऑफ मेडियोक्रिटी के। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मेडियोक्रिटी क्या कहता है कि अर्थ जस्ट एक वन ऑफ द प्लैनेट्स हैं जहां पर कॉम्प्लेक्स लाइफ पॉसिबल है सपोर्ट करना। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is export promotion mission. This topic is important for your economy section. So, amid rising global trade uncertainties and imposition of 50% tariffs by the US, Union Cabinet has approved a comprehensive export promotion mission worth 25,000 crore rupees to strengthen India's export competitiveness. You know that US is India's largest export destination, but 50% tariffs are hurting us. And India's export to the US has declined 12% in September 2025. The textile and apparel exports, 28% of which go to the US, fell to 10%, more than 10% in September 2025. So this mission has been launched to enhance credit availability and reduce cost of credit for exporters, particularly MSMEs, and also to address the non-tariff barriers. So this DGFT will manage the mission. So first component of this mission is Niryat Protsahan, which will focus on financial interventions, and it would include interest subvention, export factoring, credit guarantees, credit cards for e-commerce exporters. Niryat Disha, which will focus on non-financial interventions like international branding, packaging, trade fairs, warehousing, logistics support. Okay. So this mission is a digitally driven, comprehensive and flexible framework to meet contemporary trade needs. So this will also provide additional working capital and collateral free loans up to 20% of sanction limit for exporters and 100% credit guarantee by NCGDC. Okay. So the industry has welcomed this mission. And if we look at the performance of Indian exports recently, Indian exports have grown by 5.19% in April to August 2025 period compared to the same period last year. So the next topic is ammonium nitrate fuel oil. This topic is important for your science and tech section. So a preliminary report has indicated that Red Fort blast was carried out using ammonium nitrate fuel oil combined with a detonator, which was triggered manually. So ammonium nitrate is widely used fertilizer, but it also is a strong oxidizer capable of causing intense high temperature explosions. It must be mixed with a volatile secondary material like fuel oil and then triggered by an external detonation which generates extremely high heat. So if it is exposed to high temperature or a strong shock, it can violently decompose and sometimes explode even without any added fuel. So the mixture, which is known as ANFO, is easy and inexpensive to produce, and it is commonly used in mining and construction activities also. Uh, Ammonium nitrate is used as a fertilizer and it is generally safe. To intentionally convert fertilizer into an explosive, fuel oil is used. So how investigators confirm ammonium nitrate after a blast? Of course, even if a blast site is washed, investigators can detect ammonium nitrate through residual particles. It often settles on windows, vehicle parts, road surfaces, dust, or clothing. India strictly regulates the sale and possession of ammonium nitrate, and ammonium and any mixture containing 45% ammonium nitrate is legally classified as an explosive in India as per the rules. A district magistrate may permit possession of up to 30 metric tons of ammonium nitrate, but more than that, if you want to possess, then you need approval from Petroleum and Explosive Safety Organization called PESO. So buyers must clearly state why they need this chemical, and all licensed transactions are tracked through CESETT. So the manufacture, storage, transport, and use require licenses from PESO. So the next topic is Drishti system. This topic is important for your governance section. So Indian Railways is planning to install a new AI-based locking monitoring system called Drishti. So it's an AI-based freight wagon locking monitoring system. The Northeast Frontier Railway, in collaboration with IIT Guwahati, has created this to tackle operational challenges in identifying unlocked or tampered doors on moving freight wagons. This new AI-based solution is designed to provide real-time monitoring, detect anomalies in door locking mechanisms, and automatically generate alerts without disrupting train movement. It uses AI-powered cameras and sensors to capture and analyze door positions and locking conditions. It uses advanced computer vision and machine learning technology also for the detection purposes. So the next topic is protection of plant varieties and farmers' rights authority. This topic is important for our economy section. Recently, Union Agriculture Minister has said that the government will amend the Plant Variety and Farmers' Rights Protection Authority Act,
and it has created a statutory body which works under the Ministry of Agriculture. This body or this authority grants intellectual property rights to plant breeders for their innovations, recognize and reward farmers and communities, promote the protection of farmers' rights to save, use, sow, resow, exchange, share, and sell farm saved seed of registered varieties. It also encourages research and innovation in plant breeding and agriculture, maintains the National Register of Plant Varieties. It has a chairperson who is the chief executive, and it also has 15 members as notified by the Government of India. So it functions as the registration body for new plant varieties. It also functions to preserve the plant genetic resources. Okay. So the next topic is vanadium. This topic is important for your science and tech section. Recently, Union Minister of Power has inaugurated India's first megawatt-hour scale vanadium redox flow battery system in Noida, in NTPC's Noida center. So vanadium has a chemical element with symbol. Uh, Vanadium is a chemical element with symbol V. It is a silver gray, ductile, and malleable metallic element. It is harder than most metals and exhibits good corrosion resistance. It is found combined in various minerals, coal, and petroleum. It is found in over 60 different minerals. The largest sources of vanadium are found in South Africa and Russia. It is used as an alloying element in steel and other metals. In vanadium flow batteries, uh, it is used for the storage of renewable energy. It is also used as a catalyst in various chemical reactions like production of sulfuric acid. It is also used in some nuclear reactors and also in treatment of ailments like diabetes, disease, and high cholesterol. So the next topic is vitamin D. This topic is important for your social issues. Vitamin D dosing, guided by regular blood monitoring, can significantly reduce recurrent heart attacks by 52% in a recent trial. Vitamin D is a fat soluble vitamin which is naturally present in few foods, added to others, and available as a dietary supplement. It is also produced endogenously when ultraviolet rays from sunlight strike the skin and trigger vitamin D synthesis. During periods of sunlight, vitamin D is stored in fat and then released when sunlight is not available. Very few foods have vitamin D naturally. Vitamin D promotes calcium absorption and help maintain adequate levels of calcium and phosphorus in the blood. Without sufficient vitamin D, bones can become thin, brittle, and or mishappen. A lack of vitamin D can lead to bone diseases like osteoporosis or rickets. Okay. So the next topic is rare earth hypothesis. This topic is important for your environment section. So new insights from exoplanet studies revive and reshape the debate over the rare earth hypothesis. So the rare earth hypothesis says that there is emergence of complex life on planets outside Earth, and it is highly unlikely because of a combination of unique factors which are required for such life to thrive. So key factors which influence the probability of complex life include the planet's location within a galaxy, the type and distance of its star, geological characteristics like size and tectonic activity, and presence of a large moon. This perspective is opposite to what we call the principle of mediocrity, which suggests that Earth is just one of the many planets capable of supporting complex life. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.